गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नवांक उर्दू लेसन्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 में सामाजिक विज्ञान विषय का अध्याय 2, जिसका नाम है ब्रिटिश प्रशासन, नीतियां और प्रभाव। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस पाठ के अंदर पढ़ेंगे बंगाल में दोहरा शासन प्रबंध, रेल एवं संचार व्यवस्था, ब्रिटिश प्रशासन की आर्थिक नीतियां और भू राजस्व व्यवस्था। तो हम शुरुआत करते हैं बंगाल में दोहरा शासन प्रबंध। बक्सर युद्ध के बाद कंपनी ने मुगल सम्राट शाह आलम के साथ इलाहाबाद की संधि कर ली, जिसके अनुसार बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी के अधिकार कंपनी को मिल गए थे। मींस बक्सर युद्ध के बाद कंपनी ने मुगल सम्राट से, यानी बक्सर का जो युद्ध हुआ था उसके बाद कंपनी ने मुगल सम्राट शाह आलम से इलाहाबाद की संधि कर ली थी, और इलाहाबाद की संधि करने के बाद कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी के अधिकार कंपनी को मिल गए थे। दीवानी के अधिकार मिल जाने से कंपनी का बंगाल के समस्त राजस्व पर अधिकार हो गया। मींस दीवानी के अधिकार जब कंपनी को मिल गए तो कंपनी का बंगाल का जो टैक्स होता था, बंगाल राज्य से जो टैक्स आता था, उस पूरे टैक्स पर यानी राजस्व पर कंपनी का अधिकार हो गया। बंगाल के नवाब नजमुद्दौला ने बंगाल के निजामत के अधिकार भी कंपनी को सौंप दिए। बंगाल के नवाब नजमुद्दौला मींस बंगाल का नवाब कौन था उस समय? नजमुद्दौला। तो बंगाल के जो नवाब थे उन्होंने निजामत के कार्य भी कंपनी को सौंप दिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक शब्द आया है निजामत। निजामत मीन्स होता है शासन करना। तो शासन करने का जो अधिकार था वह भी बंगाल के नवाब ने कंपनी को सौंप दिए, किंतु कंपनी इतना बड़ा उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेने के लिए तैयार नहीं थी। यानी जो निजामत करने का या शासन करने का जो कार्य था और जो बंगाल का नवाब कंपनी को सौंप दिए थे जिन्होंने, तो कंपनी ने वह अधिकार लेने से मना कर दिया। वह केवल सेना और कोष पर ही अपना अधिकार रखना चाहती थी। सेना और कोष मीन्स फंड, यानी जो भी टैक्स का पैसा आता था बंगाल सरकार, बंगाल की जनता से या बंगाल का जो राजस्व की राशि आती थी उस पर ही अपना अधिकार रखना चाहती थी। इस समय बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। उस समय बंगाल का नवाब कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। वह जानता था कि कंपनी के पास अभी इतनी शक्ति नहीं है कि वह एक साथ दीवानी तथा निजामत के कार्य देख सके। यानी कि रॉबर्ट क्लाइव वह अच्छी तरीके से ये समझ रहा था कि कंपनी के पास अभी इतनी शक्ति नहीं है कि वह निजामत और राजस्व यानी दीवानी के दोनों के कार्य एक साथ देख सके। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर बंगाल में दोहरा शासन मीन्स डबल शासन, यानी कंपनी का भी और नवाब का भी शासन समझने की कोशिश की थी। तो इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और रेल एवं संचार व्यवस्था को समझने की कोशिश करते हैं। डलहौजी ने आधुनिक डाक तार संचार व्यवस्था को शुरू किया। यानी भारत में आधुनिक डाक संचार जो व्यवस्था है उसकी शुरुआत लॉर्ड डलहौजी ने की थी। उसने पहली बार डाक टिकट जारी कराए। उसी के प्रयासों से पहली बार टेलीग्राफ लाइन कलकत्ता से आगरा तक डाली गई। यानी पहली बार भारत में जो टिकटों की शुरुआत हुई वह भी डलहौजी ने ही करवाई, और उसी की कोशिशों की वजह से टेलीग्राफ लाइन कलकत्ता से लेकर आगरा तक डाली गई थी। इस व्यवस्था का लाभ अंग्रेजी सरकार को अत्यधिक मिला। यानी जो व्यवस्था डाक संचार की गई थी उसका फायदा भी अंग्रेजों को ही मिला। परिवहन और संचार के साधनों में हुए सुधारों से भारत को ब्रिटिश वस्तुओं का बाजार और ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चे माल को प्राप्त करने, सैनिक सामग्री व सैनिकों को कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने में आसानी हुई। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो रेल एवं संचार व्यवस्था की शुरुआत अंग्रेजों ने हमारे देश में की, उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा भी उन्हीं को मिला। कैसे कि वह कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान अपने सैनिक भेज सकते थे, अपनी सामग्री को भेज सकते थे,
और भारत से जो कच्चा माल था उसको एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने में उनको सुविधा होती थी। अब चूंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रेल एवं संचार व्यवस्था की, तो मैं नीचे हम आगे बढ़ते हैं और परिवहन के क्षेत्र में रेल व्यवस्था के भी क्रांतिकारी परिणाम निकले। भारत में पहली रेलगाड़ी सन 1853 ईस्वी में बंबई और थाना के बीच में चलाई गई थी। यानी परिवहन मीन्स यातायात। तो यातायात के क्षेत्र में रेल व्यवस्था के भी कई क्रांतिकारी परिणाम उस समय देखने को मिले थे। और भारत में जो पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी वह सन 1853 में बंबई और थाना के बीच चलाई गई थी। तो यहाँ पर नोट करने वाला प्रश्न है वह यह है कि भारत में पहली रेलगाड़ी कब और कहाँ चली थी। तो आपका जवाब होगा कि भारत में पहली रेलगाड़ी सन 1853 में बंबई और थाने के बीच में चली थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों को समझने की कोशिश करते हैं। भारत में कंपनी के शासन की स्थापना के साथ ही अंग्रेजों ने समय समय पर नई नई आर्थिक नीतियां अपनाई थी। यानी जैसे ही भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्टार्ट हुआ था, तभी से ईस्ट इंडिया कंपनी ने या अंग्रेजों ने नई नई आर्थिक नीतियां अपनाई या बनाई थी। इन आर्थिक नीतियों के कारण व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, धंधों तथा भूराजस्व प्रणाली और कृषि व्यवस्था में अनेक बदलाव किए। मीन्स अंग्रेजों ने जो नई नई आर्थिक नीतियां बनाई, उनसे भारत में व्यापार, वाणिज्य, उद्योग धंधे, भूराजस्व प्रणाली, कृषि व्यवस्था सभी में कई बदलाव आए। अंग्रेजों ने अपने हितों में जो नीतियां अपनाई थी, मीन्स अंग्रेजों ने अपने हितों के लिए जो नीतियां अपनाई थी, उनसे भारतीय अर्थव्यवस्था का परंपरागत ढांचा चरमरा गया था। यानी अंग्रेजों की नीतियों से भारतीय व्यापार पूरी तरीके से समाप्त होने की कगार पर आ गया था। भारतीय कृषि, उद्योग तथा व्यापार पर ब्रिटिश की आर्थिक नीतियों का अत्यंत बुरा प्रभाव पड़ा। कहने का तात्पर्य है कि अंग्रेजों ने जो आर्थिक नीतियां बनाई उसका भारतीय कृषि, उद्योग, व्यापार सभी पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भूराजस्व व्यवस्था। सन 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने कंपनी की आय बढ़ाने तथा उसमें स्थिरता लाने के लिए बंगाल, उड़ीसा व बिहार में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। स्थायी बंदोबस्त मीन्स यानी परमानेंट व्यवस्था। तो सन 1793 में कॉर्नवालिस ने कंपनी की आय बढ़ाने के उद्देश्य और उसमें परमानेंट व्यवस्था करने के उद्देश्य से उसने भू राजस्व व्यवस्था में कई नए नए बदलाव किए। जैसे इस व्यवस्था में जमींदारों को भूस्वामी मान लिया गया। कौन सी व्यवस्था में? स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में जमींदारों को भूस्वामी मान लिया गया। यानी जो जमींदार होते थे गांव के, उन्हें ही भूमि का मालिक मान लिया गया। भूमि पर उनका वंशानुगत अधिकार हो गया। तो जमींदारों का भूमि पर वंशानुगत अधिकार हो गया मीन्स जैसे अगर कोई पिता का किसी भूमि पर अधिकार है तो उसके बाद उसके पुत्र का या उसके बेटे का भी उस भूमि पर अधिकार होगा। इसे हम कहते हैं वंशानुगत अधिकार। चेन्नई और मुंबई क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। कहां पर? चेन्नई और मुंबई क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। इसमें भूमि जोतने वाले को भूस्वामी माना गया। यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो भूमि को जोतता था वह उसका स्वामी माना गया। इनसे कंपनी सीधे कर लेती थी। किनसे? यानी जो भूमि को जोतता था उन्हीं से कंपनी डायरेक्ट कर लेती थी। लगान ना देने पर किसानों का भूमि पर अधिकार समाप्त कर दिया जाता था। जो किसान कंपनी को लगान या टैक्स नहीं देता था, कंपनी उसका भूमि पर से अधिकार समाप्त कर देती थी। इस व्यवस्था से कृषि का उत्पादन बहुत घट गया, किसानों पर अत्याचार बढ़ गए। यानी रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी उससे कृषि का उत्पादन बहुत कम हो गया और किसानों पर अत्याचार बढ़ गए। किंतु सरकारी राजस्व में भारी वृद्धि हो गई। यानी कंपनी का जो टैक्स था उसमें काफी वृद्धि हुई। अवध क्षेत्र में महालवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। कहां पर? अवध क्षेत्र में। अवध यहाँ पर जो नाम है
वह वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य की जो राजधानी है लखनऊ, उसी का पुराना नाम अवध है। तो अवध क्षेत्र में महालवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। यह जमींदारी व्यवस्था का सुदृढ़ रूप था, यानी जो महालवाड़ी व्यवस्था थी वह जमींदारी व्यवस्था का ही थोड़ा सुधरा हुआ रूप था। इस व्यवस्था में प्रत्येक महाल मीन्स होता है गांव के लिए कर निश्चित किया गया, यानी कि महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक गांव के लिए कर की राशि निश्चित कर दी गई कि इस गांव से इतनी राजस्व की या कर की राशि वसूली जाएगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने भू राजस्व व्यवस्था को समझने की कोशिश की थी।